मेरा नाम गीता है। ये मेरी कहानी है और मेरे पिता की भी। उनका नाम सभी जानते थे लेकिन उनकी सच्चाई सिर्फ मैं जानती हूँ। वो एक खामोश, मेहनती और सबसे बढ़कर बलिदान देने वाले इंसान थे। मैं उनके साय में पली बड़ी और आज जब उनका साया नहीं रहा तो उनकी कहानी सुनाना मेरा फ़र्ज है। मेरी पैदाइश उनकी शादी के कई साल बाद हुई। घर में सब कहते थे कि भगवान ने देर की लेकिन क्या खूब दिया है। पर मैं जानती थी कि उन सालों में मेरी माँ ने कितना कुछ सहा और मेरे पिता ने कितनी कुर्बानी दी। मेरे पिता 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके बाद मेरे चाचा और फिर सबसे छोटी मेरी बुआ। मगर उन तीनों में सिर्फ मेरे पापा ने ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ उठाईं। वो सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, वो एक बाप, माँ और छाया थे, अपने भाई बहनों के लिए और आखिरकार मेरे लिए भी। मेरे चाचा का व्यवहार हमेशा ऊंचे मिजाज का रहा। वो कुछ भी नहीं करते थे मगर उनके पास चौधरीपन दिखाने का ताज था। घर में उनकी बात सराखों पर रखकर मानी जाती थी। मेरे पापा उनके सामने चुप खड़े रहते थे। किसी ने कभी नहीं पूछा कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है वो चुप क्यों है। भाई, कल बाजार से बच्चों के लिए कपड़े लेते आना, फीस भी देनी है स्कूल की। चाची हर हफ्ते फरमाइशों की एक लिस्ट मेरे पापा को थमा देती और मेरे पापा इनकार नहीं कर पाते थे। बुआ का अंदाज भी थोड़ा वैसा ही था। वो रोज़ नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर आती थीं, अपने बच्चों को लेकर, कभी रोते हुए, कभी गुस्से में, कभी हंसते हुए। भैया, मेरे पति ने फिर मुझ पर हाथ उठाया है। बच्चों को 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला। पापा की आंखों में हमदर्दी आ जाती। पर्स खोलते और जो कुछ भी होता उनके हाथ में पकड़ा देते। माँ ये सब देखती रहती लेकिन कुछ भी कहती नहीं थी। पहले तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर बस चुप हो गईं। मैं बचपन से देखते आ रही थी कि मेरे पापा अपने बहन भाइयों की खातिर सब कुछ कुर्बान करते रहे। ना उन्होंने कोई नखरा किया, ना कभी ऊंची आवाज़ में बोले। वो सबका बोझ अपने कंधों पर उठाते रहे। मेरी बुआ जब आती तो माँ के कामों में 100 कमियाँ निकालती। ये सब्जी तुमने कैसे बनाई है? तुम्हें कुछ आता भी है? मेरे भाई को तुमने चाय भी ठीक से बनाकर देना नहीं सीखा। माँ चुपचाप सब बर्दाश्त करती। मैं छोटी थी, समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ ये सवाल मेरे अंदर जम गए। हमारे घर में मेरी माँ अक्सर चुप रहती थी, दिन भर खामोश, और रात को कुछ अजीब सी हरकतें। कभी पानी में हाथ रखकर बैठ जाती, कभी चुपचाप छत को देखती रहती और मेरे पापा वो सब देखते रहते। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? ये सब तुम्हारे सामने होता है। एक दिन माँ ने झुंझलाकर कहा। पापा ने बस एक बात कही, ये मेरे अपने हैं, मैं उन्हें तकलीफ में कैसे छोड़ दूँ। पापा ने सब कुछ बनाया था, जमीन, दुकान, पैसा, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने भाई बहनों में बांट दिया। एक बार मैंने पूछा, पापा आपने सब क्यों दे दिया? वो मुस्कुराए, बेटी ये तो सब भगवान का दिया है, मैं अकेला कैसे रख सकता हूँ। मेरे चाचा अक्सर मोहल्ले में गर्व से कहते, ये सारा कारोबार तो हमारे खानदान का है, भाई ने इसे संभाला है मगर है हम सबका। एक दिन मोहल्ले की एक दादी ने माँ से कहा, बेटी तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान हैं मगर वो अपनी अच्छाई में सब कुछ लुटा बैठेंगे। माँ ने नज़र झुकाकर जवाब दिया, क्या करें, उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने महसूस किया कि बड़ा दिल कभी कभी इंसान को तोड़ देता है। मैं छोटी नहीं थी। पापा की आंखों में छुपी थकान, माँ की खामोशी और घर की हवा में पहली बेचैनी महसूस करने लगी थी। मेरे पापा, जिन्होंने जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपने भाई बहनों के सामने झुकते झुकते एक दिन मेरे दिल में भी गिर गए। और ये वो दिन था जब मैंने फैसला किया कि एक दिन इन सबको उनका असली चेहरा दिखाऊंगी। ये अभी शुरुआत थी। मेरे पापा ने जिंदगी भर किसी से मुकाबला नहीं किया, ना कभी अपनी अहमियत जताई, ना अपना अधिकार मांगा। और यही बात मेरे चाचा के लिए फ़ायदेमंद बन गई। एक दिन सुबह माँ ने मुझे जगाया, गीता देखो आंगन में पानी आ रहा है। मैं बाहर निकली तो देखा पानी की टोटी टूट चुकी थी और ज़मीन पर सब गंदा हो रहा था। चाचा आंगन के किनारे बैठे थे। जैसे ही मैं पहुंची बोले, तुम लोगों के काम तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पापा से कहा था कि नल बदलवा दो, सुना ही नहीं, अब भुगतो। मैंने कहा, चाचा आपने अगर हमें कुछ दे रखा होता तो हम खुद नल भी बदलवा लेते। वो बोले, अच्छा तो बहुत जुबान चलने लग गई है, अपने बाप पर गई हो, वो भी हमेशा ऐसे ही हैं, लेकिन कम से कम चुप रहते हैं। मैं चुप हो गई। जवाब देने का हक शायद उस वक्त मेरे पास नहीं था। मम्मी की हालत अजीब होने लगी थी।
कभी वो दरवाजे की कुंडी खोलकर बैठ जाती, कभी किचन में आकर बर्तनों को बिना मतलब घुमाती। मैंने उनसे कहा, माँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस याद नहीं क्या लेने आई थी। मैंने देखा उनके बाल खुले रहने लगे थे और वो कई बार दिन के वक्त भी सोती रहती थीं। एक दिन चाचा के बेटे के लिए जन्मदिन की दावत रखी गई। घर में सबने तैयारी की, लेकिन ना मुझे बुलाया गया ना मेरी माँ को। हम अपने कमरे में बैठे रहे। रात गए जब सब शोर खत्म हुआ और बर्तनों की आवाज़ बंद हुई तो माँ ने कहा, हम इस घर में होते हुए भी नहीं हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन चाची ने माँ पर बर्तन सही से ना धोने का ताना दिया। ये प्लेट तो देखो, जैसे किसी अंधे ने धोई हो। माँ कुछ न बोली, बस सर झुका लिया। पापा ने सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोले। लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान था जो हम सबको बहा ले जा रहा था, जो किसी भी दिन फट सकता था। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और घर की खामोशी जैसे रोजाना थोड़ी थोड़ी मार रही थी। एक दिन सुबह चाचा ने सबके सामने कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। ये घर मुझे पसंद नहीं आता। हर वक्त शोर, सब कुछ बिखरा, और तुम्हारी पत्नी की बातें बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पापा ने उनकी बात सुनी और बोले, ठीक है, तुम अलग हो जाओ, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। चाची तुरंत बोली, हमें किसी पुराने मोहल्ले में मत भेज देना, हमें भी इसी स्टैंडर्ड का घर चाहिए जैसा ये है। चाचा ने भी कहा, हाँ भैया, मेरे बच्चों का क्या कसूर, वो भी तो इसी घर में पैदा हुए हैं। जैसे उन्हें यकीन था कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। उन दिनों दुकान के बाद देर रात तक पापा बाहर रहने लगे। कभी किसी बिल्डर से बात करते, कभी किसी मजदूर को बुलाकर नक्शा दिखाते। महीनों की मेहनत के बाद एक छोटा मगर साफ सुथरा घर चाचा के लिए तैयार करवा दिया। वो दिन आया जब चाचा ने खुशी खुशी सामान बांधा और अलग हो गए। मैं समझ रही थी कि शायद अब कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन घर की खामोशी अब ज़्यादा भारी हो गई। एक दिन माँ ने मुझे रोक कर कहा, तुम्हारे पापा का ब्लड प्रेशर काफ़ी दिन से बढ़ा हुआ है, उनसे दवा लेने के लिए कहो। मैं उनके पास गई। पापा, आपको दवा की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास चलिए। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे चाचा ये ना समझे कि मैं उनसे हिसाब बराबर कर रहा हूँ, रहने दो, खुद ठीक हो जाऊँगा। मैं हैरान रह गई। पापा के लिए उनका भाई कितना ज़रूरी था कि वो अपनी सेहत तक को कुर्बान कर रहे थे। उसी दिन पहली बार मेरे दिल में अपने पिता के लिए कुछ और महसूस हुआ। वो मोहब्बत नहीं थी, वो तरस भी नहीं था, शायद कुछ और था, एक तरह का दर्द जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। इस हफ्ते एक इंसान पापा के साथ आया। वो ज़मीनों की कागजी कार्रवाई करने वाला था। मैंने उनको कमरे में बैठा देखा। कागज़ फैले थे, पापा कुछ लिख रहे थे। शाम को माँ ने पूछा, ये सब क्या था? पापा ने कहा, बस बंटवारा कर रहा हूँ, सबका हिस्सा देना है। माँ ने हैरत से पूछा, तुमने सब खुद बनाया है? कौन सा तुम्हारे पिता का छोड़ा हुआ है जो बांट रहे हो? पापा ने नज़र चुराई। अपने ही तो हैं, मैं ही दूंगा, तो नहीं तो कौन देगा? कुछ दिनों बाद चाचा आए और बोले, भैया, वो पुरानी ज़मीन जो हमारे नाम नहीं थी, उसका भी हिस्सा हमें दे दो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचनी है। पापा ने फाइल से ज़मीन के कागज़ निकाले, दस्तखत किए और दे दिए, जैसे वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हों, दिल का कोई टुकड़ा नहीं काट रहे हों। एक दिन दुकान से वापसी पर मैंने देखा, पापा की चाल बदली हुई है। वो धीरे धीरे चल रहे थे और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल रही थी। मैंने पूछा, पापा तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा, बस थकान है और कुछ नहीं। रात को माँ ने बताया कि पापा का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो दवा लेने को तैयार नहीं। मैं छत पर गई और सोचा, क्या वाकई खामोशी भी कोई सौदा है? क्या इंसान इतना कुछ देकर भी कोई कीमत वसूल नहीं करता? अगले दिन चाचा फिर आ गए। बोले, भैया, वो गोदाम वाली जगह भी अगर हमें दे दो तो हम अपना कारोबार फैला सकें। पापा ने उनकी बात सुनी और बोले, ठीक है, कल आ जाना, कागज़ तैयार करवा लूँगा। मैंने गुस्से से कहा, पापा बस करिए, अब क्या बाकी रह गया है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस रिश्ते बचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ देने से नहीं बचते, कभी कभार थोड़ा रुकना भी ज़रूरी होता है। घर में अब वो रौनक नहीं रही थी जो पहले होती थी। माँ अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती और बाहर गली को देखते देखते सो जाती। पापा ने जो जायदाद सालों की मेहनत से बनाई थी, अब फाइलों में बट चुकी थी। रिश्ते भले ही बचे हुए थे, मगर अंदर से सब खाली हो चुका था। लेकिन शिकायतें ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिन सुकून रहा, जैसे कोई
आंधी आने से पहले का सन्नाटा। चाचा अपने नए घर में थे, लेकिन रोज किसी न किसी बहाने हमारे आंगन में आ धमकते। कभी पानी मांगने, कभी कोई पुरानी बात पूछने, कभी सिर्फ पापा पर नजर रखने। एक दिन सुबह माँ को दवा देने के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी कि बुआ आ गईं। उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी भी थी। भैया कहाँ हैं? उन्होंने आते ही पूछा। मैंने इशारा किया, अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं। वो तेजी से अंदर गई। दरवाजे की ओट से मैंने देखा वो सीधा पापा के पलंग के पास गई और बोली, भैया हमें बात करनी है। अब आप हमसे छुपा नहीं सकते। हमें पता है कि आपके पास अभी भी 2 ज़मीनें बची हैं जो आपने किसी को नहीं बताई। पापा ने करवट ली और हल्की आवाज़ में बोले, वो ज़मीनें बच्चों के लिए हैं, मेरी बेटी के लिए। बुआ ने गुस्से से झड़क के कहा, क्या मतलब? हम तुम्हारे सगे नहीं? क्या हमने तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारी? तुमने तो हमेशा हमें दिया, अब भी दो हमें हमारा हक। उनकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। बुआ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे घूरा। तो अब ये लड़की हमें समझाएगी? तुम लोग खुद को क्या समझते हो? अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि चाचा भी आ गए। शायद बुआ ने उन्हें बुलाया था। अंदर आते ही बोले, भाई सीधी बात करो, तुम्हारे पास जो ज़मीन बची है वो हमें चाहिए, बराबर का हिस्सा। और अभी पापा ने आंखें बंद कर ली। चेहरा पीला हो चुका था, लेकिन चाचा रुके नहीं। तुमने सारी जिंदगी हमें दिया, अब क्यों रोक लिया? अब जब बेटी जवान हो गई है तो तुम्हें जायदाद का होश आ गया? मैं जैसे तैसे खुद को रोक रही थी। चाचा भगवान से तो डरिए, पापा बीमार हैं, उनके आराम का वक्त है। उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे कहा, अब ये लड़कियां हमारे मामलों में बोलने लगी हैं। भैया तुम ही फैसला करो और अभी करो। पापा ने कहा, ये ज़मीन मैंने बेटी के नाम की है, इसे भी तो कुछ देना है। बुआ हंसी, बेटी को ज़मीन देकर क्या करोगे? वो तो कल पराए घर चली जाएगी। हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, वो यहीं रहेंगे। चाचा ने जोर देकर कहा, हम कल आ रहे हैं, ज़मीन के कागज़ ले आएंगे। वो दोनों चले गए, लेकिन कमरे में जैसे बारूद छोड़ गए। पापा की सांसें तेज हो रही थीं, माथे पर पसीना था। माँ दौड़ कर आई, उनके हाथ में दबा दी, लेकिन पापा ने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं, अभी नहीं। मैंने पानी का गिलास दिया और तकिया ठीक किया, लेकिन उनकी हालत वैसी नहीं थी जैसे हर दिन होती थी। शाम तक तबीयत कुछ संभली, लेकिन चेहरा बुझा हुआ था। मुझे पास बुलाकर धीरे से कहा, गीता कभी किसी को मत बताना कि घर के मर्द भी रो सकते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे अंदर जैसे पत्थर सा एहसास बैठ चुका था। अगले दिन चाचा सच में आ गए, हाथ में कागज़ लेकर। बस दस्तखत कर दो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। पापा ने कागज़ देखे और धीरे से कहा, कुछ दिन और दे दो, मैं सोच लूँ। चाचा गुस्से से खड़े हो गए। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इनकार कर दोगे। तुम तो वही हो ना जो हमारी हर बात मानते थे। अब तुम बदल गए भैया। बुआ पीछे से बोली, बदलेंगे? क्यों नहीं? बेटी जो जवान हो गई है, इसे दहेज भी चाहिए, सोना भी, ज़मीन भी। पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। बुआ, पापा ने आप लोगों को ज़िंदगी भर दिया। अगर अब वो अपने लिए या मेरे लिए कुछ रखना चाहें तो ये आपको क्यों चुभ रहा है? बुआ ने तेज आवाज़ में कहा। बहुत जुबान लड़ाने लगी है, इसीलिए कहते थे बेटियों को इतना मत पढ़ाओ। चाचा ने आखिरी बार कहा, भैया हम तुम्हें वक्त दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। उस दिन के बाद पापा की तबीयत और बिगड़ गई। वे बिस्तर पर ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। खाने का मन नहीं करता था, दवा से इनकार कर देते और दिन भर खिड़की की तरफ खामोशी से देखते रहते। माँ बार बार कहती, ये सब उस दिन की लड़ाई का असर है। मैं हर रोज़ उनकी तबीयत का उतार चढ़ाव देखती और समझ जाती थी कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, अंदर से भी टूट रहे हैं। सुबह का वक्त था, माँ पूजा कर रही थी और मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। पापा रोज की तरह आंगन में बैठे थे। मैंने दूध गर्म करने के बाद उनके लिए चाय रखी और वापस अंदर आ गई। कुछ लम्हों के बाद एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ गिरी हो। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा पापा ज़मीन पर गिरे थे। उनका शरीर घिसटा हुआ था, एक तरफ का हाथ बेजान और चेहरा टेढ़ा हो गया था। पापा, मैं ज़ोर से चीखी। माँ भी भागकर आ गई। पापा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने तुरंत पड़ोस के अंकल को आवाज़ दी, जो दौड़ते हुए आए और नब्ज चेक की और कहा, तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। हम उन्हें पास के अस्पताल ले गए। वो सारा रास्ता हमें देखते रहे, लेकिन कुछ बोल न सके। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जो शायद
किसी बेटी से देखी नहीं जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया उनके दिमाग के एक हिस्से पर डैमेज हुआ है। बोलने और चलने फिरने में अब वे मोहताज हो गए हैं। इलाज शुरू करना होगा वरना और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। माँ ने कहा, डॉक्टर साहब जो ज़रूरी हो वो करिए, बस उन्हें बचा लीजिए। पापा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने चाचा को कॉल की, फिर बुआ को भी जानकारी दी। दोनों ने कहा हम देखते हैं, अगर आ सके तो आएंगे। पर 3 दिन गुजर गए, किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। हर दिन अस्पताल में एक नई मुश्किल थी। कभी दवा ख़त्म हो जाती, कभी इंजेक्शन का खर्चा निकल आता। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियाँ निकाली, मैं अपनी छोटी मोटी चीज़ें बेच लाई, लेकिन पापा की दवा कभी रुकने नहीं दी। पापा का एक तरफ का शरीर पूरी तरह से बेजान हो चुका था, न हाथ हिलाते न पैर। एक दिन पापा ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया और फिर उन्होंने उंगली दरवाजे की तरफ उठाई, जैसे किसी का इंतज़ार हो। मैं समझी कि शायद चाचा या बुआ की बात कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, पापा अभी तक कोई नहीं आया। उनकी आंखों में एक नमी सी तैरने लगी, जैसे अंदर कुछ और टूट रहा हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा, पापा मैं हूं ना, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने 3 दिन बाद हमें इजाज़त दी कि पापा को घर ले जा सकते हैं, लेकिन इलाज जारी रखना होगा। हम उन्हें घर ले आए। वही आंगन, वही चारपाई, वही दरवाज़ा, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ पापा अब वो नहीं रहे थे। पापा के लिए दूसरा कमरा तैयार किया गया। उनके बेड के पास दवा, पानी, कपड़े सब कुछ रखा गया। मैंने उन्हें हर वक्त साफ रखना, वक्त पर दवा देना और उनके इशारों को समझने की आदत बना ली। एक दिन मैंने पूछा, पापा कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं? उन्होंने सिर हिलाया। मैंने कॉपी पेन निकाला और उनकी आंखों में देखा। वे धीरे धीरे उंगली से कुछ लिखने लगे। 2 शब्द, माफ़ करना। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। पापा आपने किसी से माफ़ी मांगी है? आपने तो कभी किसी का हक नहीं खाया। उन्होंने पलकें झपकाई और आंखें बंद कर ली, जैसे अब और कुछ कहना नहीं चाहते। इस दौरान चाचा की बेटी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। मोहल्ले में शोर था, गाने बज रहे थे, लाइटिंग लग रही थी। हमारे घर में खामोशी थी। माँ ने एक बार कहा, देखा वह हमारे आंगन के पीछे लाइट लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी आकर नहीं पूछा कि भैया कैसे हैं। मैं कुछ ना बोली। कुछ बातें सिर्फ खामोशी से सुनी जाती हैं। अब जिंदगी का हर दिन उनके इशारों, दुआओं और यादों के साए में गुजरने लगा था, और मैं जो कभी उनके साए में जीती थी अब उनकी साया बन चुकी थी। पापा को बिस्तर पर गए कई हफ्ते हो चुके थे। उनकी आंखों में अब वो भीगे हुए सवाल भी कम होते जा रहे थे, जैसे वो अब हर चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रख रहे हों। मैं और माँ उनका अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी बस उनके आसपास ही घूमने लगी थी। उनकी दवाइयाँ, खुराक, रोज़ का खर्च, सब कुछ बिना किसी मदद के हम पर ही आ पड़ा था। एक दिन मैं दवा लेने गई तो पुरानी दुकान के सामने रुकी। दुकान वही थी जिसे पापा ने बरसों पहले अपने हाथों से बनाया था। वही दुकान जिससे घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उस दिन शटर पर नया ताला लगा था और उसके बाहर एक नया नाम लिखा था, मनोज एंड सन्स गोदाम। मैं कुछ पल खड़ी रही, फिर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ लोग माल उतार रहे थे। मैंने उनमें से एक मजदूर से पूछा, ये दुकान कब से गोदाम बनी है? उसने जवाब दिया, ये तो मनोज साहब की दुकान है। 2 हफ्ते हो गए, रोज़ सामान आता है। मेरे दिल में हलचल हो गई। मनोज यानी मेरे चाचा। मैं सीधा घर लौटी और माँ को बताया। वो सुनकर खामोश हो गई और फिर बोली, मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वो किसी नए कारोबार की बात कर रहे थे, लेकिन बेटा ये दुकान पापा की थी। मैं बोली, अब शायद नहीं रही। उसी दिन शाम को मैं चाचा के घर जाने का फैसला किया। चाची ने दरवाज़ा खोला। अंदर गई तो चाचा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। मेज पर नक्शे बिखरे थे और हाथ में पेन। चाचा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने नज़र उठाई और कुर्सी से पीछे होकर बोले, कहो क्या दिक्कत है? वो जो दुकान थी वो तो पापा की थी, लेकिन अब वो गोदाम बन चुकी है। चाचा गुस्से में बोले, हाँ तो अब तुम यहाँ हिसाब किताब रखने लग गई हो? चाचा, वो दुकान हमारी रोजी रोटी का जरिया थी। पापा का मालिकाना हक था उस पर। उन्होंने पेन मेज पर रखा और कुर्सी घुमाकर मुझे मुंह मोड़ लिया। फिर हंसकर बोले, देखो गीता, तुम लड़की हो और लड़कियां इन कामों में नहीं बोलती। तुम अपने पापा का इलाज कराओ, बिजनेस हम खुद ही संभाल लेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो हमारा हक है वो हमें वापस दिया जाए। हक जो तुम्हारे बाप ने खुद मुझे दुकान देकर दिया था। उन्होंने खुद जुबान से कहा था, और तुम जानती हो भैया का कहा हर शब्द आखिरी होता है।
कोई कागज़, कोई सबूत? चाचा ने गुस्से से मुड़कर मुझे देखा। तुम मुझसे सबूत मांग रही हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सवाल कर सकते हैं, फैसला नहीं। अब वक्त बदल चुका है। मैं लड़की हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं, मैंने कहा। चाचा हंसकर बोले, तुम्हें भी देख लेंगे। जो अपने पापा को नहीं संभाल सकी वो बिजनेस की दुनिया क्या संभालेगी? ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं चुपचाप वापस आ गई, लेकिन दिल में पहली बार एक चिंगारी महसूस हुई। मैंने फैसला किया कि अब कानूनी मदद ली जाए। जब माँ को बताया तो वो घबरा गई। बेटी, दुश्मनी पालना आसान नहीं होता। माँ, ये दुश्मनी नहीं, हमारा हक है। अगर अब हम चुप रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मोहल्ले के एक वकील के पास गई, उन्हें सारी बात बताई और ज़मीन जायदाद के कागज़ भी दिखाए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर कहा, अगर आपके पास असली दस्तावेज हैं तो आप कानूनी दावा कर सकती हैं। मैंने पापा की पुरानी फाइलों में से कुछ कागज़ निकाले, लेकिन काफ़ी कागज़ गायब थे। वकील ने कहा, ऐसा लगता है कि जानबूझकर रिकॉर्ड से कुछ निकाला गया है, मगर हम जांच कर सकते हैं। रात में पापा के पास बैठी थी। उनकी आंखों में थकान और चेहरे पर खामोशी थी। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र मेरी तरफ घुमाई और इशारा किया, जैसे पूछ रहे हो क्या? जो हमारा हक था, जो हमारा सपना था, वो ज़मीन, वो दुकान, मैं आपके लिए लड़ना चाहती हूँ। पापा की आंखों में एक चमक उभरी, जैसे उनके अंदर की रोशनी थोड़ी सी लौट आई हो। घर पूरी तरह से दो लोगों पर टिका था, मैं और माँ। पापा तो चारपाई पर लेटे थे, ना कुछ कह सकते थे, ना खुद हिल सकते थे। सुबह से शाम तक उनकी देखभाल होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गरीबी हमारे दरवाजे पर आ चुकी थी। ज़रूरतें बढ़ चुकी थीं, दवाइयों की लिस्ट लंबी हो गई थी और पैसे कम। पापा की बचत लगभग ख़त्म हो चुकी थी और आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। एक दिन माँ ने कहा, मैं सोच रही हूँ मोहल्ले के 2 घरों में सफाई का काम पकड़ लूँ, सुबह जाकर 2 घंटे काम कराऊंगी। मैंने उनसे कहा, नहीं, आप ये नहीं करेंगी, मैं कुछ कर लूँगी। बेटी, तुम पापा को देखती हो, उनका सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर है। मैंने मन में ठान लिया, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वह अगले ही दिन सुबह चली गई। मैं किचन में बैठी आटा गूंथ रही थी कि पापा ने आंखों से इशारा किया। मैंने उनसे पूछा, पापा क्या चाहिए? उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर हाथ से इशारा किया, जैसे किसी को काम करते हुए देखा हो। मैं समझ गई, माँ काम पर गई है। उनकी आंखों में दुख था, जैसे वो खुद को कसूरवार समझ रहे हों। मैंने उनका हाथ पकड़ा, पापा फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। मोहल्ले की औरतें माँ को देखती तो कुछ हमदर्दी, कुछ हैरत और कुछ तंज भरी नजरें डालती, लेकिन माँ ने सब चुपचाप सह लिया। वो रोज़ाना 2 घरों में सफाई करती, बर्तन धोती और कुछ पैसे लाकर मेरी हथेली पर रख देती। देखो, आज 50 रुपए ज़्यादा मिले। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और फिक्र दोनों होती। मैंने एक दिन फैसला किया कि सिलाई मशीन निकाल कर दोबारा काम शुरू करूँगी। पुरानी मशीन माँ को दहेज में मिली थी, जिसे लंबे समय से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने उसे साफ किया, तेल डाला और पुराने कपड़ों से शुरुआत की। पहले दिन मोहल्ले की विमला ने अपनी बेटी के कपड़े सिलने को दिए। 2 दिन बाद संगीता का ऑर्डर आया। धीरे धीरे काम चलने लगा। मैं दिन में कपड़े सिलती और शाम को पापा के पास बैठकर उनकी देखभाल करती। माँ सुबह से दोपहर तक घरों में काम करके आती, फिर खाना बनाती और मेरे साथ सिलाई में हाथ बटाती। घर जैसे एक वर्कशॉप बन गया था, जहाँ हम सब अपनी हिम्मत से जुड़े थे। एक दिन माँ ने बताया, पड़ोस की रमा कह रही थी कि उसके जानने वाले की कपड़ों की दुकान पर काम मिल सकता है, तुम चाहो तो बात कर लो। मैंने हाँ कहा और 2 दिन बाद वो उस दुकान पर गई। वापसी पर माँ के चेहरे पर मायूसी थी। कहते हैं कि तुम अकेली लड़की हो, घर के काम संभाल रही हो, वक्त पर काम करके कैसे दोगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, हम धीरे धीरे ही अपना काम बढ़ा लेंगे। पापा मुझे रोज़ कुछ इशारे करते, कभी पैर की तरफ, कभी खिड़की की तरफ। मैं उनसे कहती, एक दिन आप खुद बाहर जा सकेंगे, अभी आराम करिए। कभी वो रात को सोते वक्त मुझे अपने पास बुलाते और ऐसा लगता जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द नहीं निकलते। मैं बस इतना कहती, आपने ही हमें मजबूत बनाया, अब हमारी बारी है। घर के हालात थोड़े संभलने लगे थे, लेकिन मोहल्ले में हमारे बारे में बातें बढ़ने लगी थीं। बाप बीमार है, माँ काम वाली बाई बन गई है, बेटी सिलाई करती है। इनका तो सब खत्म हो गया,
एक दिन मैंने 2 औरतों को ये कहते सुना। मैं चुप रही, क्योंकि अब मेरे पास जवाब देने का वक्त नहीं था। काम करने की जिम्मेदारी थी। इसी दौरान मैंने सोचा कि कुछ ज़मीन है जो पापा के नाम पर थी, उनके कागज़ संभालूं। मैंने पुरानी अलमारी खोली और फाइलें ठीक करने लगी। कुछ कागज़ अधूरे थे, शायद पापा कभी पूरा करने का वक्त नहीं निकाल सके। मैंने वकील से बात की और फाइलें दिखाई। उन्होंने कहा अगर ये पूरी हो जाए तो आपका केस बन सकता है, लेकिन पहले आपको अपने नाम की कानूनी हैसियत लेनी होगी। एक नया रास्ता खुल रहा था, लेकिन उस रास्ते में भी अंधेरा था। अब मेरे लिए दिन और रात बराबर हो चुके थे। सिलाई, कागजात, दवा, सफाई और माँ के साथ घर संभालना। सुबह का वक्त था, माँ नाश्ता बना रही थी और मैं सिलाई मशीन पर आखिरी कपड़े की सिलाई कर रही थी। पापा कमरे में अपनी चारपाई पर लेटे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ खास बेचैनी थी, जैसे नींद पूरी न हुई हो या रात भर कोई दर्द सताया हो। मैंने मशीन बंद की और उनके पास जाकर धीरे से पूछा, पापा ठीक हैं? उन्होंने धीरे से पलक झपकाकर हाँ का इशारा दिया, लेकिन उनकी सांसें थोड़ी तेज थीं। मैंने हाथ पकड़ा तो महसूस हुआ पसीना आ रहा है और उनकी उंगलियां ठंडी पड़ रही हैं। मैंने तुरंत माँ को आवाज़ लगाई, जल्दी आओ, पापा की तबीयत अजीब है। वो दौड़ कर आई और पापा के माथे पर हाथ रखा। फिर पलंग के नीचे से डॉक्टर की दी हुई कुछ पुरानी दवाइयाँ निकालने लगी। मैंने मोबाइल से पास के उस क्लिनिक पर कॉल की जहाँ से पहले भी दवा ली थी, लेकिन रविवार होने की वजह से वो बंद था। पापा का शरीर कांपने लगा, टांगें हल्का सा झटका लेने लगी और चेहरा सफ़ेद हो चुका था। मैंने पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो निगल नहीं पा रहे थे। माँ ने कहा हमें अस्पताल जाना पड़ेगा, ये मामूली अटैक नहीं लगता। मैं रोने लगी। पैसे कहाँ से आएंगे? पर्स में 200 रुपये भी नहीं। मैंने पर्स खोला तो कुछ पैसे सिलाई से बचे थे, लेकिन वे किसी एम्बुलेंस या शहर के अस्पताल तक ले जाने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर दुपट्टा ओढ़ा और चाचा के घर की तरफ दौड़ पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और चाची नजर आईं। उनके हाथ में चाय का कप था, चेहरे पर सुबह की सुस्ती। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। हाँ, क्या बात है? चाचा से मिलना है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल ले जाना है। उन्होंने आवाज़ लगाई, सुन रहे हो मनोज, तुम्हारी भतीजी आई है, भाई साहब की हालत ख़राब है। चाचा अंदर से आए, पैंट शर्ट पहनी थी, जैसे कहीं जाने को तैयार हों। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, हाँ क्या हुआ पापा को? चाचा दूसरा अटैक लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, अस्पताल ले जाना है। मेरे पास किराया भी नहीं है, आप साथ चलिए प्लीज़। उन्होंने ठंडी सांस ली, फिर कहा, देखो गीता, मेरे पास आज बहुत काम है, बिजनेस की मीटिंग है और तुम्हें तो पता है मैं हर बात पर तुरंत नहीं चल सकता। चाचा, पापा की जान खतरे में है, बस शहर तक ले जाना है, गाड़ी दे दीजिए या किराया ही दे दीजिए। उन्होंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी नहीं ली है। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। चाचा, आपने दुकान ली, ज़मीन ली, गोदाम बनाया, सब कुछ आपके पास है, कम से कम पापा को तो बचा लीजिए। उन्होंने नज़रें चुरा ली। नहीं गीता, मेरे हाथ बंधे हैं, बेहतर है तुम किसी और से मदद मांगो। मैं चुपचाप पलट गई। पैर भारी हो चुके थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वक्त रोने का नहीं था। जैसे तैसे मोहल्ले के एक जानने वाले से गुजारिश करके उनकी पुरानी गाड़ी में पापा को अस्पताल ले गए। छोटा सा सरकारी अस्पताल, चारों तरफ अव्यवस्था और डॉक्टर ऐसे जो ध्यान नहीं देते। डॉक्टर ने देखकर तुरंत एडमिट करने की बात कही। दूसरी बार पैरालाइज का अटैक है और इस बार ज़्यादा गंभीर है। अब इनका शरीर ज़्यादा लाचार हो रहा है, वक्त पर नहीं लाते तो शायद सांस भी नहीं चलती। मैं कोने में खड़ी सब सुन रही थी। माँ फर्श पर बैठकर चुपचाप आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी। कई घंटे पापा बेहोश रहे, फिर शाम के वक्त आंखें खोली तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं उनके पास गई, हाथ पकड़ा, पापा मैं गीता हूँ। लेकिन उन्होंने पलकें झपकाई जैसे किसी धुंधले सपने से जागे हों, पर बोलने या इशारा करने की हिम्मत नहीं बची थी। रात को अस्पताल के कोने में बैठकर मैंने वो 2 कागज़ निकाले जो ज़मीन के मालिक होने का सबूत थे। मैं जानती थी कि वक्त हाथ से निकल रहा है। पापा की आंखों में वो हिम्मत बाकी नहीं रही थी जो कुछ महीने पहले थी। जो इशारे से सब कुछ समझते थे, अब सुनने में भी कमज़ोर हो चुके थे। मैंने मन ही मन कहा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, पापा का वक्त हाथ से निकल रहा है। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, भगवान हमारा साथ देंगे, लेकिन कभी कभी प्रार्थनाओं से ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास अब दवा के पैसे भी नहीं।
वो रात अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच जैसे बरसों लंबी लग रही थी। हर घड़ी एक सवाल बनकर मन में गूंजती रही। क्या कोई और होता जो पापा को बचा लेता? क्या हमने सब कुछ खो दिया? क्या ये वक्त हमसे रूठ चुका है? अस्पताल की सफ़ेद दीवारें जैसे अब हमें पहचानने लगी थीं। डॉक्टर पापा की हालत पर कुछ नया नहीं बताते थे। 2 दिन हो चुके थे पापा को पूरी तरह से होश में आए बिना। सांस कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे हों कि रहना है या जाना है। उसी रात पापा ने एक लम्हे के लिए आंखें खोली। मैं उनके बिल्कुल पास थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हाथ हिलाया, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मैं झुककर बोली, पापा कुछ कहना है। उनकी उंगली मेरे हाथ में थरथराई। मैं जल्दी से कागज़ और कलम लाई, हथेली थाम कर रखी। उन्होंने थोड़ा सा हाथ हरकत में लाने की कोशिश की। सिर्फ एक शब्द लिखा, माफ़। मैंने आंखें बंद कर ली और सर झुका लिया। नहीं पापा, आपने कुछ गलत नहीं किया। जो किया वो फ़र्ज था, मोहब्बत थी। सुबह हुई तो पापा की सांस धीमी हो गई। माँ ने उनके सिर पर हाथ रखा और फिर वो लम्हा भी आ गया जब मशीन की बीप धीमी होती गई। डॉक्टर आया और बोला, हम उन्हें बचा नहीं सके। वक्त जैसे रुक गया। माँ की चीख निकली। मैं उनके कंधों से लिपट गई। पापा खामोशी से वो जंग हार चुके थे जो उन्होंने बरसों लड़ी थी, बिना आवाज़, बिना शिकायत, बिना बदले के। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर कागज़ों पर दस्तखत कर रहे थे, नर्स वार्ड में सफाई कर रही थी और हम अपने पापा का शरीर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। घर पहुँचे तो कुछ पास के रिश्तेदार जमा होने लगे। किसी ने अंतिम विदाई की तैयारी संभाली, किसी ने कपड़े। मैंने चाचा को कॉल किया। फ़ोन बजता रहा, फिर बंद हो गया। बुआ का नंबर भी बंद जा रहा था। हमने एक बार फिर खुद ही सब कुछ संभाला। अंतिम यात्रा के वक्त चाचा और बुआ सफ़ेद कपड़ों में गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। मैंने ना उनसे बात की, ना नज़र मिलाई। घर वापस आकर माँ पहली बार ज़ोर से रोई। मैं उनके साथ बैठी थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ ख़त्म हो चुका था। गुस्सा, दुख और वो खामोश नफ़रत जो अंदर पल रही थी, अब पूरी तरह मेरे वजूद में उतर चुकी थी। रात को दरवाज़ा खुला, चाचा आए। उनके साथ उनका बेटा भी था। वो बस अफसोस करने आए थे। भैया हमारे लिए सब कुछ थे। माँ ने नज़रें झुका ली। मैं चुप रही। चाचा ने कहा, मैं सोच रहा हूँ अब ये घर तुम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो कुछ हिस्सा हमें दे दो। इसे बेचकर कुछ और कर सकते हैं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने धीरे से बोला, चाचा, अभी पापा को गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप जायदाद की बात कर रहे हैं। वो बोले, अरे नहीं बेटा, गलत मत समझो। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि कुछ समझदारी से चलो। मैंने उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज के दिन आप चले जाइए, हम खुद समझदारी से काम ले लेंगे। चाचा बिना कुछ बोले पलट गए। उनका बेटा पीछे था, नज़रें झुकाए हुए। अगले दिन बुआ आई। भैया चले गए, हम भी अकेले हो गए। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सर झुकाकर बैठी रही। बुआ बोली, वो पुरानी ज़मीन है ना जो शहर में है, अगर तुम लोग चाहो तो हम सब में बांट लो ताकि कोई झगड़ा ना हो। माँ ने उठकर मेरी तरफ देखा। मैंने जवाब दिया, जिस ज़मीन की बात कर रही हैं वो मेरे पापा के नाम पर थी, तो वो आज हमारे पास है। अगर आपको शक है तो अदालत जा सकती हैं। बुआ चुप हो गई। कुछ देर बैठी, फिर उठकर चली गई। पापा की यादें घर की दीवारों से झांकने लगी थी। उनका सारा सामान वहीं था, लेकिन वो नहीं थे। मेरे अंदर एक फैसला अब अटल हो चुका था। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ज़मीन, दुकान, घर जो भी था वो सिर्फ हमारा था और पापा की आखिरी सांस ने मुझे एक नई लड़ाई के लिए तैयार कर दिया था। पापा के जाने के बाद जैसे हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। आंगन की दीवारों पर अब उनकी परछाइयाँ बाकी थीं और कमरे की खामोशी उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। माँ चुपचाप रहने लगी थी और मैं दिन भर व्यस्त रहने की कोशिश करती ताकि रात आसानी से गुजर जाए। कई दिन गुजर गए, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। चाचा और बुआ का कोई भी संदेश नहीं आया। उस रात माँ सो चुकी थी और मैं छत पर बैठी मोबाइल की टॉर्च में कुछ सिलाइयाँ कर रही थी। आसमान साफ था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो सोने नहीं दे रही थी। मैं कमरे में आई तो एक कोने में पापा का वो पुराना रूमाल रखा था जिस पर उन्होंने कभी मेरा नाम कढ़ाई करवाया था। रात के किसी पहर सपना आया। पापा सामने खड़े थे, सफ़ेद कपड़ों में, बाल अच्छे से संवरे हुए और चेहरे पर वही नमी जो मैं हमेशा देखती थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटी, भगवान इंसाफ ज़रूर करता है। तुमने जो बर्दाश्त किया उसका हिसाब वो खुद लगाएगा। बस सब्र रखो, वक्त आने वाला है।
मैंने उनकी तरफ बढ़कर कहा, पापा आप क्यों चले गए? अभी तो हमें बहुत कुछ वापस लेना था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर चीज़ का वक्त होता है और इंसाफ के लम्हे आते ही सच खुद सामने आ जाता है। तुम बस अपना दिल सख्त मत होने देना। मैं एकदम से जाग गई। पसीना माथे से बह रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह सूरज अभी निकला ही नहीं था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। मोहल्ले का नवीन खड़ा था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। गीता दीदी, आपने सुना क्या? मनोज चाचा के वेयर हाउस में रात को आग लग गई। पूरा गोदाम जल गया। लाखों का माल राख हो गया। मैं एक लम्हे को कुछ नहीं कह पाई। वो बोलता रहा। यही नहीं, उनका घर भी जल गया। आग वहाँ तक फैल गई। उनके 2 बच्चे। क्या हुआ बच्चों को? मैंने पूछा। वो जल गए। बाहर निकलने का वक्त नहीं मिला। चाची बेहोश हैं। चाचा को होश नहीं कि क्या हो रहा है। नवीन चला गया और मैं अंदर आ गई। माँ जाग चुकी थी और मैंने उन्हें पूरी बात बताई। माँ सुनकर खामोश हो गई। काफ़ी देर बाद उन्होंने कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। अभी नहीं, अभी वो हमारे लिए सवाल बने हुए हैं, जवाब नहीं। दोपहर तक मोहल्ले भर में एक ही खबर घूम रही थी, मनोज के वेयर हाउस का जलना, उनका कारोबार खत्म हो जाना और 2 जवान बेटों की मौत। हर जुबान पर यही था, जुल्म का बदला मिला है। शाम को हमारे घर बुआ आई। वो दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान। गीता, तुमसे एक बात कहनी है, अंदर आ सकती हूँ? मैंने दरवाज़ा खोला। वो आई और फर्श पर बैठ गईं। माँ भी आ गई। बुआ ने कहा, बेटी, जो हुआ वो हमारा अंजाम है। हमने तुम्हारे पापा का दिल दुखाया, तुम लोगों को अकेला छोड़ा और हमने आज सब कुछ खो दिया। आज ना घर है ना बच्चे। मैं खामोशी से सुन रही थी। हमें माफ़ कर दो। मनोज भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो होश में नहीं है, लेकिन जो कुछ हो चुका है उसने हमें तोड़ दिया है। मैंने माँ की तरफ देखा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। पापा सपने में आए थे। मैंने धीरे से कहा, उन्होंने कहा था इंसाफ जरूर होगा। बुआ ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। मैंने जल्दी से रोका। नहीं बुआ, हमें रिश्ते निभाना आता है, लेकिन आपने उन्हें तोड़ा। एक दिन मनोज खुद माफ़ी मांगेगा, तब भी इतनी ही हिम्मत दिखाना। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, ये वक्त का पलटना है। तुम्हारे पापा की आत्मा अब शायद सुकून में है। मैंने माँ को देखकर सिर हिलाया। पहली बार दिल में किसी बदले की बजाय इंसाफ का सुकून महसूस हुआ। सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने मशीन रोककर दरवाज़ा खोला। सामने चाचा खड़े थे। उनकी आंखों के नीचे सूजन थी, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े गंदे और वजूद झुका हुआ। उनके साथ उनका एक बेटा भी था, जो नज़रें झुकाए खड़ा था। चाचा की आवाज़ में अब वो रौब नहीं था जो बरसों से हम सुनते आए थे। हम अंदर आ जाएं? तुम्हारी माँ से बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला। माँ ने रूमाल एक तरफ रखा और उनके आने पर हैरानी से बोली, सब ठीक है? चाचा ने नज़रें झुका ली, फिर बोले, आज हम तुम दोनों के सामने सिर्फ रिश्तेदार नहीं, गुनाहगार भी हैं। जो कुछ हमने किया, अगर कोई हमारे साथ करता तो शायद हम जिंदा ना रहते। माँ चुप रही। मैं भी ज़मीन पर बैठ गई। चाचा ने बात जारी रखी, हमने तुम्हारे पापा के साथ गलत किया। उनकी बीमारी में उनका सहारा नहीं बने, उनकी ज़िंदगी में उनके दुश्मन बन गए। उनके मरने के बाद भी दिल में कठोरता रखी, लेकिन अब भगवान ने हमें ऐसा दुख दिया जिसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। उनके बेटे ने पहली बार सिर उठाकर देखा। ताई, मेरे भाई जलकर मर गए, हम कुछ ना कर सके। वो हमारी आंखों के सामने थे। मैं अभी भी उनकी चीखें सुनता हूँ। माँ की आंखें भीगने लगीं, लेकिन जुबान खामोश रही। चाचा ने कपड़ों की जेब से कुछ कागज़ निकाले। ये ज़मीन और दुकानों के असली कागज़ हैं। हमने जो कुछ लिया था वो सब तुम्हें वापस दे रहे हैं। पापा की मेहनत, तुम दोनों का हक। अब हम कोई दावा नहीं करेंगे। मैंने कागजात हाथ में लिए, एक एक करके देखे। सब कुछ असली हालत में था, दस्तखत किए हुए, कानूनी तरीके से मोहर लगी हुई। वही दुकान, वही ज़मीन, वही पुराना घर जिस पर बरसों पहले कब्जा हो गया था। चाचा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गीता, हमें माफ़ कर दो। तुम्हारे पापा की आत्मा को शायद अब सुकून मिलेगा। अगर तुम हमें दिल से माफ़ कर दो। हमने जो जुल्म किया उसकी सज़ा भगवान ने हमें दी है। अब हम सिर्फ तुम्हारी माफ़ी मांगते हैं। माँ थोड़ी देर के बाद बोली, मनोज, तुम मेरे पति के भाई हो। उन्होंने तुम्हें हमेशा अपना माना। मैं तो तुमसे आज भी नफरत नहीं करती, लेकिन अब ये फैसला मेरी बेटी का है। वही अब हमारा सहारा है। चाचा ने मेरी तरफ देखा। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में गुस्सा है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुककर कह रहा हूँ,
अगर माफ़ नहीं करोगी तो हम जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं जी सकेंगे। मेरे दिल में एक पल को पापा का चेहरा आया, वही सपना, वही बात। दिल सख्त मत करना। मैंने कागज़ एक तरफ रखा और धीरे से कहा, चाचा, अगर आप ये सब कुछ वक्त पर कर देते तो मेरे पापा की आखिरी सांसें शायद थोड़ी आसान हो जाती। मैंने अपनी आंखों से उनकी बेबसी देखी है। जिस वक्त आपने दरवाज़ा बंद किया था, वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचा ने आंखों पर हाथ रख लिए। मैं जानता हूँ मैं उस लम्हे का कातिल हूँ। मैंने गहरी सांस ली। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, अभी नहीं, लेकिन अगर मेरे पापा की आत्मा यही चाहती है तो शायद कभी कर सकूँ। अभी मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आपके दिए कागज़ रख लूँ और ये तय कर लूँ कि अब मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाचा सर झुकाकर बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, बस प्रार्थना करना कि भगवान हमें माफ़ करे। वे दोनों वापस चले गए। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। माँ ने कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो कहा वही ठीक है, लेकिन दिल पर बोझ रखकर मत जीना। मैंने कहा, पापा ने ज़िंदगी में जो कुछ बर्दाश्त किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये उनके हिस्से का इंसाफ था। उसी शाम एक नई शुरुआत जैसी थी, जिसमें हम खाली हाथ नहीं थे, ना ही कमज़ोर। हम अब अपने हकदार थे और अब कोई हमसे ये हक नहीं छीन सकता था। अगली सुबह चाचा फिर से आए। वे माँ के कदमों में गिर गए। भाभी, मुझे एक बार माफ़ कर दो। मेरी आत्मा बोझ तले दबी जा रही है। मैं जी रहा हूँ लेकिन सांस नहीं ले पा रहा। माँ ने उन्हें संभाला। मनोज, अब ये फैसला गीता का है। वही बताएगी कि तुम्हें माफ़ी मिलेगी या नहीं। चाचा मेरी तरफ देखने लगे। बेटी, जो हो चुका है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारा दिल साफ हो जाए। मैंने उनकी तरफ देखा और साफ कहा, चाचा, मेरे पापा का कातिल कोई अजनबी नहीं था, आप थे। आपने उनकी अच्छाई का बदला इनकार से दिया, उनकी बीमारी में पीठ दिखा दी और आखिरी वक्त में दरवाज़ा बंद किया। चाचा ने आंखें झुका ली। सच में मैं मुजरिम हूँ। तो फिर आपको माफ़ी नहीं, सज़ा चाहिए, और वो सज़ा ये है कि आप सारी ज़िंदगी मेरे पापा का नाम लेकर जिएं और रोज़ याद करें कि आपने क्या खोया। चाचा ने सिर हिलाया और वापस चले गए। माँ कुछ कहना चाहती थी मगर मैं कमरे में आ गई। उस रात फिर वही सपना आया। पापा सामने खड़े थे, लेकिन इस बार चेहरे पर सुकून था, कम और इंतज़ार ज़्यादा। बेटी, तुमने बहुत कुछ झेला, जो हम नहीं बोल सके वो तुमने कह दिया, लेकिन अब उसे छोड़ दो, माफ़ कर दो, ताकि तुम भी आज़ाद हो सको। मैंने कहा, पापा, आपकी बेबसी का वो लोग मजाक बनाते रहे। आपकी बेटी को ज़मीनों के बदले चुप रहने को कहा गया। पापा ने नरमी से कहा, लेकिन अब इंसाफ पूरा हो चुका है। अब माफ़ी देकर उनसे नहीं, खुद से रिहाई पाओ। मैं जाग गई। सुबह शहर में चहल पहल करते करते दरवाजे के बाहर वही चाचा खड़े नजर आए। उनकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो मैं बरसों से देखती आई थी। हाथ में एक थैला था जिसमें पापा की पुरानी तस्वीर और एक खत था। ये मैंने संभाल कर रखा था। वो पापा की आखिरी निशानियाँ थीं। मैंने थैला लिया और अंदर जाकर वो चिट्ठी पढ़ी। शायद पापा ने मेरी पैदाइश के वक्त लिखी थी। मेरी बेटी, अगर कभी मेरी खामोशी तुम्हें तकलीफ़ दे तो समझ लेना कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए चुपचाप सह गया, लेकिन एक दिन तुम बोलना, सबके सामने, सच के लिए। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं बाहर गई। चाचा अभी भी वहीं थे। चाचा, पापा कहते थे कि दिल सख्त मत करना। शायद यही वो पल है। मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन ये माफ़ी उन तमाम दिनों की कीमत पर दी गई है जिनमें मेरे पापा ने खुद को कुर्बान कर दिया। चाचा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद चाचा वापस चले गए। मैंने थैली में रखा पापा का सामान चारपाई पर रखा, जो अभी घर के कोने में वैसे ही था। पापा, मैं माफ़ कर चुकी हूँ, जैसे आपने कहा था, लेकिन अब कोई और नहीं आपकी जगह ले सकेगा, ना मेरी। और इस कहानी का अंत माफ़ी पर हुआ। लेकिन ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं थी, ये एक बेटी की परवरिश थी जो इंतकाम से आगे निकलकर पिता की सीख को अपनाते हुए जीती रही। और शायद यही असली इंसाफ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।